वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट, ये उसका लेक्चर 7 है आज। इसमें हम एलआर सर्किट समझेंगे और एलसीआर सर्किट समझेंगे, दोनों सीरीज के। एलआर सर्किट इन सीरीज एंड एलसीआर सर्किट इन सीरीज, ये दोनों हम अच्छी तरह से आज समझेंगे और इसको वर्कआउट करेंगे। उससे पहले जस्ट हैव अ लुक एट माय क्रेडेंशियल्स। ये तो आपको पता ही, आई एम योर फेवरेट फिजिक्स मेंटर निश्चल खन्ना, नाउ ऑन अनअकैडमी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सबने अनअकैडमी की फैबुलस ऐप जो है, जिसे कहा जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वो आपने डाउनलोड कर ली होगी, इंस्टॉल कर ली होगी। अगर नहीं किया है, इसके फायदों से आप अभी तक वंचित हैं, तो इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत बेनिफिशियल ऐप है आपके लिए। ये आपको ले जाती है वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में। तो बच्चों, इसको इंस्टॉल कर लिया अगर आपने, और आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका इरादा पक्का है, योर पूरा डिटर्मिनेशन है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो प्लस पे आ जाओ बेटा। प्लस वो आपको कटिंग एज दे देगा, वो लीडिंग एज दे देगा, वो प्लेटफॉर्म दे देगा जहां से आपका डॉक्टर बनना आसान हो जाएगा। यहां पे कंसेप्ट्स आर मेड इजी, एवरीथिंग इज मेड इजी फॉर यू। देश भर के टॉप मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, आपके डाउट्स देंगे, आपके लिए पेपर्स डिजाइन करेंगे, आपके लिए स्टडी मटेरियल डिजाइन करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी एंड अ लॉट मोर। ठीक है, तो प्लस पे आ जाइए। सिंस योर एम इज ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, तो आप अपने गोल में नीट को सिलेक्ट कीजिए। इस नीट को सिलेक्ट करते ही आपको सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन दिखाई देंगे, तो उस पर आ जाइए। जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, उन पे जरा ध्यान दे दें आप, क्या क्या अवेलेबल है आपके पास। वैसे तो 1 मंथ भी है, 3 मंथ भी है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है। लेकिन जो बच्चे 12th में हैं, 12th स्टडिंग, और जो 12th पास है, इन दोनों में से आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए राइट सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज आइदर 6 मंथ, और थोड़ा सेफर हैंड चलना चाहते हैं तो 1 ईयर। और अगर आप 9th में हैं या फिर 10th में हैं या फिर 11th में हैं, पढ़ रहे हैं अभी आप इन क्लास में, इन दैट केस आइडियल तो होगा 2 ईयर का, लेकिन एनी हाउ आप जो है 1 ईयर को भी प्लान कर सकते हैं। आइदर गो फॉर दिस वन, और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, प्राइसेस आपके सामने है बेटा। जो फर्स्ट कॉलम में प्राइसेस लिखी हुई है इन 2 रेड लाइंस के अंदर, वो बिफोर यूजिंग रेफरल कोड है, और ये आफ्टर रेफरल कोड 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो है। रेफरल कोड आप किसी भी टीचर का यूज कर सकते हैं। इनकेस आप मेरा यूज करना चाहते हैं तो दैट इज DRKHANNA, निश्चल खन्ना, डॉक्टर खन्ना, दिस इज द कोड। आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है आपके सामने ये लिखे हुए हैं विदाउट रेफरल कोड, और ये वाले हो गए विद रेफरल कोड आफ्टर 10% डिस्काउंट। जो भी आपको इसमें से सूटेबल हो उसको तुरंत करें विदाउट एनी डिले। चलिए बच्चों, अब कुछ चीजें सोसाइटी को अनअकैडमी देता है, कुछ बच्चों के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए अनअकैडमी बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेता है। उन्हीं में से है एक इनिशिएटिव अनअकैडमी चैंपियंस लीग। ये जिन बच्चों के लिए है वो आइदर आईआईटी जेईई एस्पायरेंट्स हैं या नीट एस्पायरेंट्स हैं, मेडिकल। इनके लिए हर संडे को टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में देश भर से बच्चे बैठते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, स्टूडेंट्स बच्चे बैठते हैं, स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं। आप इसमें परफॉर्म करते हो तो आपको एक तो मालूम चलता है पेपर किस तरह का आता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चन है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, और बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत की और जरूरत है। और अगर इसमें अच्छा परफॉर्म कर लो आप, तो देयर आर चांसेस फॉर यू टू विन प्राइजेस एज वेल एज स्कॉलरशिप्स, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एनरोल योरसेल्फ फॉर फ्री। ठीक है ना, एवरी संडे ये टेस्ट कंडक्ट होता है, तो तुरंत ही अपने को जो है आप इसमें करें, और ये आपको नीट क्रैक करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। इसी तरह का एक और इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट।
ये क्लास 11, 12 और ड्रॉपर्स बच्चों के लिए है। मंडे टू थर्सडे लाइव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन होता है। आप ऑनलाइन लाइव आकर के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। 7 PM का इसका टाइम है। मंडे टू थर्सडे के दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। और फिर फ्राइडे जैसे ही आता है तो जो टॉप मेंटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, वो इसका इन डेप्थ एनालिसिस कराते हैं आपको। दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एनरोल योरसेल्फ फॉर फ्री। ये बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, रीबूस्ट ड्रॉपर्स बैच फॉर नीट 2021। अगर आपने पिछले साल एग्जाम दिया था और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अनअकैडमी की साइट पर जाइए, इस बैच को सर्च कीजिए रीबूस्ट को और अपने को एनरोल कर लीजिए। तो बच्चों, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, टुडेस टॉपिक। सबसे पहले हम आरएल सर्किट को समझेंगे। आरएल सर्किट यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्शन कॉइल दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। यहां पे ये VR जो है दैट इज डिनोटिंग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, VL is denoting the voltage across the induction coil, and V is the total voltage, that is the applied voltage, या दोनों के अक्रॉस कंबाइंड जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो है। अब अगर हम किसी इंस्टेंट के लिए देखें तो VR की वैल्यू जो हमने अब तक सीखा उसके अकॉर्डिंगली हमें मालूम है VR कैन बी रिटन एज IR। इस इंस्टेंट पे करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो हम VR को IR लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से VL को हम लिख सकते हैं LdI/dt, कंसिडरिंग दैट करंट इज इंक्रीजिंग, DI/dt इज पॉजिटिव। ऐसा कंसिडर करते हुए हम ये लिख सकते हैं। तो अब टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है V, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। अब ऐसा रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें मालूम है VR and I are in phase। और इसमें जो है I जो है that lags behind the voltage by pi/2। ठीक है ना, ये VL के लिए। दैट मींस I जो है वो लैग करता है VL से। अगर इसी बात के लिए हम वेक्टर फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू ड्रॉ वेक्टर फेजर डायग्राम, तो हमारे क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले भी समझा था, I को हम रेफरेंस की तरह लेंगे। ये हमने एक लाइन बना दी, रेफरेंस लाइन, इसी में हमने I को मार्क कर लिया, इसी में हमने I की मार्किंग कर दी। दिस इज द रेफरेंस लाइन, ये I मार्क हो गया हमारे लिए। तो सबसे पहले I को रेफरेंस ले लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, VR और IR इक्वल नहीं है, VR एंड IR इन्हें फेज में ड्रॉ करना है। यानी कि VR को हम इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो ये लीजिए, इसी लाइन के ऊपर हमने VR ड्रॉ कर दिया। दिस इज VR। I और VR सेम फेज में हो गए। अब देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो वोल्टेज ड्रॉप है VL इक्वल्स टू IXL, उसमें क्या है, V इज ड्रॉन अहेड ऑफ द करंट। ये आपको पीछे भी मैंने बताया कि क्या होता है, करंट लैग करता है, यानी कि वोल्टेज लीड करती है। लीड करती है तो इसकी वोल्टेज ड्रॉ करने के लिए हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की लाइन से। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा VL। जब VL और VR दोनों ड्रॉ हो जाएंगे तो अगला आता है कि हम इन्हें वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे और इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। वही रिजल्टेंट अप्लाइड वोल्टेज कहलाएगा हमारे पास। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। ये अप्लाइड वोल्टेज हो गई हमारे पास V।
और ये फेज एंगल हो गया। यहां पे आप देख रहे हो कि वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रही है बाय एन एंगल फाई। अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं, इफ वोल्टेज इज गिवन एज V equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ये वोल्टेज की इक्वेशन है, देन I की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? I लैग कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा है? V से, आप देख रहे हो। अब हम V से चलते हैं I के लिए, तो एंगल हमने फाई ट्रेवल किया और क्लॉकवाइज सेंस में ट्रेवल किया। क्लॉकवाइज सेंस का मतलब लैग हो गया, फाई से लैग कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर tan फाई इक्वल्स टू, इसी फिगर से, वेक्टर फेजर डायग्राम से हम tan फाई ऑब्टेन कर सकते हैं। tan फाई हो जाएगा हमारे पास ये वाली लेंथ, जिसे हमने VL मार्क किया हुआ है, अपॉन ये वाली लेंथ जिसे हमने VR मार्क किया हुआ है। VL को हम लिखते थे IXL और VR IR होता था। आई कैंसिल कर दीजिए, XL बाय R हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। और अगर इससे आप V निकालना चाहते हैं कितना है, तो V को देखें हम, V की वैल्यू लिखते हैं, कितनी निकल सकती है? वेक्टर के रिजल्टेंट की तरह इसे ट्रीट कीजिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मान करके निकाल दीजिए, VR और VL का रिजल्टेंट निकालिए यहां से, तो ये आएगा अंडर रूट VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसको VR कर देता हूं, इसको VL कर देता हूं, एक ही बात है, चाहे कोई भी लिख लीजिए। इसको लिख दिया मैंने IZ, और इधर हमने लिख लिया इसे IR का स्क्वायर प्लस IXL का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो IZ इक्वल्स टू, आई रूट के बाहर ले लिया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, आई कैंसिल कर दीजिए, Z ऑब्टेन हो गया। Z आपको पता है इंपीडेंस कहलाती है, XL कैपेसिटिव रिएक्टेंस, Z इंपीडेंस। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन इंपीडेंस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर फेजर डायग्राम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने शुरू में वेक्टर फेजर डायग्राम क्यों पढ़ा था, क्योंकि वेक्टर फेजर डायग्राम ही है जो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में हमारे को निकाल पा रहा है। नहीं तो हमसे गलती हो जाती, हम V को लिख देते VR प्लस VL, जैसे हम DC सर्किट्स में करते थे उसी तरह से डील कर देते। यहां पे वो चीज नहीं है हमारे पास, ये गलती नहीं करना है। इन AC V is not equals to VL प्लस VR, ऐसा नहीं होता है, इसमें ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ऐड नहीं कर सकते आप इन्हें, इसलिए नॉट इक्वल टू लिख दिया। बल्कि क्या होता है हमारे पास, V आप देख रहे हो इस रिलेशन से दिया जाता है। ये बेटा सेम चीज वहां पे जो आपको मैंने अपने हाथ से लिख करके दिखाई थी वही है। ये ट्राइंगल OAB लिया, VR की वैल्यू हो गई IR, VL की वैल्यू हो गई IXL, XL का मतलब 2πFL, ये हमने पढ़ा था, इसमें प्लेस कर दिया हमने, ये रिजल्ट आया, ये Z तक ऑब्टेन कर दिया। ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, फेज एंगल। फेज एंगल भी आपको निकालना सिखाई दिया था, यहां पे वही फेज एंगल निकाला है, tan फाई इक्वल्स टू VL, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल OAB यूज किया है। फिर से फ्रॉम ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल से हमने tan फाई की वैल्यू निकाली, VL अपॉन VR आई, VL को IXL लिखा, VR को IR लिखा, आई कैंसिल किया, ये आ गया। इससे फाई की वैल्यू इतनी आ गई। ये करंट भी लिखा था, ये करंट की इक्वेशन हो गई हमारे पास।
अब पावर की बात करते हैं। आरएल सर्किट में पावर, मान लो अप्लाइड वोल्टेज जो है दैट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट ये है। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास पीछे प्रेजेंट थी, उन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे यूज किया। इंस्टेंटेनियस पावर VI होती है, तो VI लिखा और फिर इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। V का मतलब था Vm साइन ओमेगा टी, ये लिख दिया Vm साइन ओमेगा टी, ये इनटू, और I का मतलब था इस I की जगह पे Im साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये लिख दिया Im साइन ओमेगा टी माइनस 5। Vm को Im से मल्टीप्लाई किया, Vm Im आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 2 से डिवाइड किया और एक मल्टीप्लाई किया, ये दोनों 2, और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। तो ये 2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास फॉर्म हो गया 2 साइन ए साइन बी, जहां पे ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, ए की जगह पे आप चाहे कोई भी ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है? चाहे ओमेगा टी ले लो, चाहे ओमेगा टी माइनस 5 ले लो, चलो ओमेगा टी लिख देते हैं, और बी जो है आपके पास है ओमेगा टी माइनस 5। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, दिस इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसको इसी फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया हमने। तो जब हमने कॉस ए माइनस बी किया, तो ए माइनस बी करने पे ए हमारे पास ओमेगा टी था, ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस 5 सब्ट्रैक्ट किया, ओमेगा टी माइनस 5, ये वाला टर्म हमारे लिए ए माइनस बी वाला टर्म बनेगा, तो इससे हमें मिल जाता है ओमेगा टी, तो आप सॉरी 5, इससे मिल जाता है 5 कॉस 5। तो अब कॉस में था तो ये कॉस 5 आ गया, और ऐसे ही जो आपका बी वाला टर्म था ओमेगा टी, उसको भी लिख दिया आपने, तो वो रिजल्ट आपके पास ये आ गया। अब ये जो तो Vm/2 था, इस 2 को √2 इंटू √2 कर दिया, जो Vm Im/2 था उसको ऐसे कर दिया। इससे क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी Vrms, और ऐसे ये वैल्यू हो जाएगी Irms। तो ये लिख दिया इस चीज को। अब इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं Vrms इंटू Irms cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आपने एवरेज पावर निकालनी है तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, ऐसी सारी पावर्स ऐड कर लीजिए, इंटीग्रेशन पी इंस्टेंटेनियस dt एक टाइम पीरियड के लिए 0 से t, या फिर जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके लिए, डिवाइडेड बाय t, ये आपको एवरेज पावर देगा। तो चलिए देखते हैं एवरेज पावर कैसे निकलेगी। अब एवरेज पावर के लिए जब हम लिखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए, आप देखिएगा, पी एवरेज इक्वल्स टू, पीछे से एक बार, वैसे तो यहां भी लिखा हुआ है, यहां से भी देख सकते हो, हमने पी एवरेज को इस तरह से डिफाइन किया है। तो ये टर्म में पी इंस्टेंटेनियस वाला एज इट इज नोट करता हूं, Vrms Irms cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 dt 0 से t। अब पी एवरेज यहां से क्या हो जाएगा, पी एवरेज इक्वल्स टू Vrms Irms बाहर कर लेते हैं, Vrms Irms इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, कांस्टेंट टर्म बाय t था वो t एज इट इज लिख लिया। अब जब cos phi का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो cos phi इंटू कैपिटल T, लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद भी cos phi इंटू कैपिटल T आ जाएगा।
और इसकी कॉस के लीनियर फंक्शन की एक टाइम पीरियड के लिए वैल्यू निकालोगे तो आपको मालूम है, ये बहुत बार आ गया इस चैप्टर में हमारे पास, हर बार हम इसको 0 लिखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारे पास। इसका मतलब पी एवरेज हो गया हमारे पास सिंपली वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यहां कॉस फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर, दिस इज पावर फैक्टर। जैसे आरसी सर्किट में कहा था उसी तरह से इस पावर फैक्टर की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो कॉस फाई की, तो वेक्टर फेजर डायग्राम यूज कर लो। जस्ट पीछे था हमारा वेक्टर फेजर डायग्राम ये वाला, इसमें कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी, यहां से लिख के देखें, कॉस फाई इक्वल्स टू वी आर बाई वी हो जाएगा। वी आर का मतलब हो जाएगा आई आर और वी का मतलब हो जाएगा आई जेड, तो आर बाई जेड हो जाएगा सिंपली ये। इसका मतलब है इसे हम आर बाई जेड लिख सकते हैं। दिल मांगे मोर तो जेड की वैल्यू रख दो यहां पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये कॉस फाई हो गया। पावर इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा ही कॉस फाई आपके पास कैपेसिटर के केस में भी आया था, जब आपके पास आरसी सर्किट था। फॉर आरसी सर्किट कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास मिली थी आर अपॉन जेड, लेकिन वहां जेड ये वाला जेड नहीं था, वो जेड थोड़ा सा डिफरेंस आया था उसमें, क्योंकि उसमें एल नहीं उसमें सी था आपके पास, तो वो था आपके पास आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ये आरसी सर्किट के लिए था। तो ये हमारे कुछ तरह से सर्किट के लिए पावर निकालनी आ गई। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें तीनों चीजों का मालूम चल चुका है, वोल्टेज का, करंट का, पावर का। तो उनके हमने वेव डायग्राम्स बना दिए हैं। आप आसानी से इन कर्व्स को देख करके एनालाइज कर सकते हो कि पावर जो है वो 0 से फाई एंगल के बीच में नेगेटिव है, 180 से लेके 180 प्लस फाई तक क्या है, पॉजिटिव है। और ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला पोर्शन पावर के लिए था आपके पास, ये पहले नेगेटिव हो गई 0 से पाई के लिए, फिर ये वाली वैल्यू के लिए आपके पास जो है यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव रही है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। वही चीज आप आसानी से यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। तो बच्चों आरएल सर्किट को हमने थोड़ा सा समझ लिया है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन को और देखिए कि आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक्सेल के लिए याद दिला दूं, एक्सेल ओमेगा एल होता था, जिसे आप 2 पाई एफ एल भी लिखा करते थे। इसके हमने एक्सेल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी पढ़ा था। तो अब आप इसको जरा कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है इन अ सीरीज एल आर सर्किट, एल 35 मिली हेनरी है, आर 11 ओम है, अ वेरिएबल ईएमएफ सोर्स जिसके लिए वोल्टेज दी गई है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी आर एम एस की वैल्यू 220 वोल्ट दी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है। आपसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो जल्दी से क्विक एंड फास्ट आप इस करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करें बच्चों, जल्दी जल्दी इसकी वैल्यू निकालें। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है हमारे को। आई नॉट का मतलब हो गया हमारे पास वी नॉट बाई जेड, वी नॉट का मतलब हो गया वी आर एम एस इंटू √2, जेड का मतलब हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आपको फॉर्मूले याद होंगे, आप डायरेक्ट लिख देना, मुझे समझाना है इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, इतना लंबा है नहीं ये। वी आर एम एस √2
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, फर्दर इसे लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू √2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को 2 पाई एफ कर दिया। अब सारी चीजें आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है वो लिख लें एक बार। वी आर एम एस गिवन है हमें 220 वोल्ट, ठीक है। आर हमें गिवन है 11 ओम, एफ हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, एल हमें गिवन है 35 इंटू 10⁻³ हेनरी। इस डेटा को यूज करते हुए हम सबसे पहले 2 पाई एफ एल की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 पाई एफ एल इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख दी, फ्रीक्वेंसी दी गई थी 50 हर्ट्ज, एल की वैल्यू दी गई थी 35 इंटू 10⁻³ 7 से इसको कैंसिल किया, 7 5 टाइम्स, ये 2 इंटू 50 100 हो रहा है, 100 से 10⁻³ को कैंसिल कर दिया हमने, ये तो ये हो गया 10⁻⁻1, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। VRMS √2 that is 220 into √2, और 2 पाई एफ एल की वैल्यू आई है हमारे पास 0.5, इसका मतलब है 0.5 का मतलब हो गया 5/10, तो 5 मैंने ये लिखा, बाय 10 लिखा, इसका स्क्वायर किया, आर का भी स्क्वायर करना है, आर कितना था 11, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी आर आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। In an AC circuit, the resistance of R ohm is connected in series with an inductance L. If phase between voltage and current is 45 degree, what is the inductive reactance? देखो हमने निकाला था जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, या पहले आप कोशिश कर लीजिए फिर देखते हैं, मैं वेक्टर फेजर डायग्राम पे ले जा करके दिखाऊंगा आपको। ये हमारे आरएल सर्किट का वेक्टर फेजर डायग्राम है। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे दिया है, इसका मतलब है ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया अगर ये 45 डिग्री है, और VL का मतलब होता है IXL और इसका मतलब होता है IR। इसका मतलब है IR और IXL इक्वल है, I कैंसिल कर दो तो इसका मतलब XL इक्वल्स टू R है। अब देखें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे को, तो R बेटा हमारा आंसर हो गया, R की वैल्यू R ओम दी गई थी, R के टर्म में ही आंसर देना था, 45 डिग्री था, तो B इज आर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट चीज आ गई हमारे पास सीरीज का एलसीआर सर्किट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है हमारे लिए क्योंकि इसमें सारे रिजल्ट कंटेन है। अगर इसमें आप सिर्फ आर का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो एल और सी वाले टर्म्स को जीरो समझ लीजिएगा। अगर एल का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट में आर और सी को जीरो समझ लीजिएगा। और सिर्फ आप जो है सी का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो आर एल को जीरो, मतलब जिसको एक का रिजल्ट निकालना चाहते हैं बाकी दो को जीरो जैसा समझ लें। दो का रिजल्ट निकालना चाहते हैं सपोज आर एल, तो सी का समझ लीजिए जीरो है वैल्यू। आप आरसी का निकालना चाहते हैं तो एल को जीरो समझ लीजिए, एलसी का निकालना चाहते हैं तो आर को जीरो समझ लीजिए। इसका मतलब इसके अंदर सारे सर्किट्स कंटेन्ड हैं जो अब तक हमने पढ़े। अगर हम इससे अच्छे से समझ लें और ये सर्किट हमें अच्छे से आ जाए तो हमें वो पीछे वाले सारे सर्किट्स की चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इसके लिए समझ लें क्या क्या टर्म है। वी आर जिसका मतलब आई आर होगा, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आई के साथ सेम फेज में होगा। वी आर एंड आई लिखा होगा यहां मैंने, इन फेज विद आई है। इसी तरह वीएल जो है आई एक्सएल है, और इस केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करती है करंट से बाय पाई बाय टू। वी एल लीड्स आई बाय 90 डिग्री या पाई बाय टू। वीसी आई एक्सी होता है, और इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होती है दैट लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय टू। वीसी जो है पीछे की पढ़ाई काम आ रही है हमारे, आप देख रहे हैं वीसी लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय टू। जैसे ही ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो अब हमें मालूम है अगला स्टेप हमें करना है वेक्टर फेजर डायग्राम बनाने का, जिसमें वी आर को, वी एल को, वीसी को हम एरोस से रिप्रेजेंट करेंगे या कह लो उनको वेक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। आई की बेसलाइन के साथ जैसे कोई लीड कर रहा है तो उसको उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज में उतने एंगल पे, लैग कर रहा है तो आई के साथ क्लॉकवाइज में उतने एंगल पे जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जैसे हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे उसी तरह से इन तीनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। वो अप्लाइड वोल्टेज वी होगी विच इज वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी एम साइन ओमेगा टी। तो चलिए इसका वेक्टर फेजर डायग्राम बना लेते हैं। कहा था वी आर जो कि इक्वल्स टू आई आर होता है वो आई के साथ सेम फेज में, तो आई की लाइन के साथ बना दिया। मैं अलग से बनाता हूं। सबसे पहले आई को मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन बेस लाइन रहेगी, इस पे आई प्रेजेंट है। अब विद द इंफॉर्मेशन कि वी आर और आई सेम फेज में होते हैं तो मैंने वी आई ड्रॉ किया, वी आर सॉरी ये वी आर ड्रॉ कर दिया, दिस इज वी आर। अब आ जाते हैं वीएल के लिए। वोल्टेज लीड करती थी करंट से इंडक्शन में पाई बाय टू से, तो 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज गए, यानी कि जो वाई एक्सिस की पॉजिटिव वाली पोजीशन है उस पे आ गए और ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये वीएल ड्रॉ हो गया। अब रह गया हमारे पास एक टर्म ड्रॉ करने के लिए, उसे भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया वीसी। अब तीन सिचुएशंस अराइज करेंगी हमारे पास। अगर वीएल और वीसी इक्वल हुए तो इन दैट केस नेट वोल्टेज वीआर के बराबर होगी। इफ VL equals to VC, then V equals to V applied voltage, V equals to VR,
इक्वल्स टू आई आर होगा। V and I will be in same phase। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। VL ग्रेटर देन VC हुआ। इफ VL ग्रेटर देन VC, तब क्या होगा? VL माइनस करने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन, VL में से VC निकालने के बाद भी कुछ वोल्टेज आपके पास बच जाएगी, जैसे ये चीज आ जाएगी आपके पास ऐसे। ये VL माइनस VC हो गया, ये आपका VR होता था, ये रिजल्टेंट वोल्टेज V हो गई, ये कोई एंगल फाई हो गया, और VR के साथ ही करंट होता है इस लाइन में, तो ये करंट वाली लाइन हो गई हमारे पास I। ये इसका मतलब है वोल्टेज जो है लीड करेगी करंट को बाय एन एंगल फाई, देन V लीड्स I बाय फाई। और ऐसे केस में tan फाई कितना होगा? ये वाली लेंथ यानी कि VL माइनस VC, VL माइनस VC अपॉन ये वाली लेंथ जिसे आपने VR लिखा हुआ है। ये इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, tan फाई इक्वल्स टू VL का मतलब IXL, VC का मतलब IXC, VR का मतलब IR। ऊपर से I कॉमन लो, नीचे वाले I से कैंसिल कर लो, तो मिलता है XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, इसका मतलब है इस सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो RL सर्किट हो। इस कंडीशन में सर्किट ऐसे बिहेव करता है जैसे वो RL सर्किट हो। और तीसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, इफ VL इज लेस देन VC। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये बन जाएगा VC माइनस VL हमारे पास, ये VR था, ये VR रहेगा। VR और करंट सेम फेज में होते हैं, तो करंट इसी लाइन में प्रेजेंट होगा आपके पास I। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से मिलेगा हमारे को। ये V हो गया, ये एंगल फाई हो गया हमारे पास। तो ऐसा होगा तो क्या होगा? देन आप देख रहे हो V लैग कर रहा है, देन V लैग्स बिहाइंड I बाय एंगल फाई, जहां पे tan फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। tan फाई इक्वल्स टू VC माइनस VL अपॉन VR, ये हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन R। इस समय सर्किट का बिहेवियर ऐसा होता है जैसे वो कैपेसिटिव सर्किट हो, CR सर्किट हो, CR सर्किट की तरह बिहेव करता है। रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए ये हो गया हमारे पास, हमने मान लिया कि VL VC से बड़ा होगा, तो ये चीज आ गई VL माइनस VC हमारे पास। यहां तक कि दिस रेड से जो मैंने मार्क कर दिया पूरा, ये VL माइनस VC है हमारे पास, VL माइनस VC, और ये VR है। तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर का रिजल्टेंट, इस वेक्टर की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, या पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VR का मतलब हो गया IR, तो IR का होल स्क्वायर, VL का मतलब हो गया IXL, VC का मतलब हो गया IXC, I कॉमन लिया, रूट के बाहर निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से I को सब्जेक्ट बनाया ये, और इसे Z मान लिया, तो यहां से ये Z मिल गया। Z आपको मालूम है इंपीडेंस है, तो इस केस में इंपीडेंस जो है वो R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट का स्क्वायर का होल रूट, पूरी चीज का रूट कर दिया। अब देखो,
अगर सिर्फ आर वाला सर्किट होगा तो एक्सएल भी 0 रखो, एक्सी भी 0 रखो, जेड आपके पास आर के बराबर आ जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ सी वाला सर्किट है तो आर 0 रखो, एक्सएल 0 रखो, माइनस एक्सी का स्क्वायर एक्सी स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर एक्सी आ जाएगा। ऐसे आप दो दो को करके भी कर सकते हो। ये यहां से tan फाई मिल गया आपको, इसमें भी सेम रिजल्ट है। अगर मान लो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो एक्सएल और एक्सी दोनों 0 रखोगे, tan फाई की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। अगर मैंने कहा फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब tan फाई कितना हो गया? tan फाई हो गया 0 अपॉन आर विच इज 0। इसका मतलब फाई कितना हो गया? 0। ऑफ कोर्स ऐसे केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता था करंट और वोल्टेज के बीच में। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपको चाहिए वो रिजल्ट ये सर्किट आपको दे देगा। बस इस सर्किट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये आपको सारे रिजल्ट्स देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। वही यहाँ पे अच्छे से साफ सुथरे लिख दिए गए हैं कि आप आसानी से पढ़ सको, साथ में उसके फिगर्स कर दिए गए हैं। ये सब जगह मिसप्रिंट हो गया, ये इक्वल है, यहाँ पे वी आर इक्वल्स टू आई आर है हमारे पास। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो फाई पॉजिटिव होगा और सर्किट आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर एक्सएल छोटा होगा एक्सी से तो फेज एंगल नेगेटिव होगा और ऐसे केस में सर्किट जो है आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे तो ऐसे केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा और ये सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर एलसीआर सर्किट में ये चीज आती है, इफ in an LCR circuit XL equals to XC, then देखो करंट हम क्या लिख रहे थे? करंट हम लिख रहे थे आई नॉट की वैल्यू की बात कर लेते हैं, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड, या हम कह रहे थे आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गए तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे केस में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो जाएगा और आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि z आपका मिनिमम हो जाएगा इस केस में, और z मिनिमम हो जाएगा तो आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। इन देन z इज मिनिमम एंड z मिनिमम कितना हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा। दिस मीन्स I naught will be maximum. इसका मतलब है मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है यह करंट के फ्लो में। ऐसा सर्किट जो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऐसा एलसीआर सर्किट जो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट को आसानी से अपने अंदर से जाने देता है, अपने में फ्लो करने देता है, उसे हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं और ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। अगर हम कहें ये कब होता है? LCR is in resonance, तब ये सारी कंडीशंस होती हैं जो इस ब्रैकेट में लिखी हैं। ये सारी कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशंस कहलाती हैं हमारे पास, ठीक है? अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो इस चीज को लीजिए, यहां से देखिए, अगर XL इक्वल्स टू XC है, XL का मतलब था ओमेगा L, XC का मतलब था 1 अपॉन ओमेगा सी, यहां से आपको मिलता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, या ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी, रूट एल सी। ओमेगा को अगर आप 2 पाई एफ लिख देते हैं, एफ नॉट कह देता हूं एफ की जगह,
तो 1/√LC, और यहां से F0 को अगर आप सब्जेक्ट बना लें तो इट इज 1/2 टाइम्स √LC। यही फ्रीक्वेंसी जो है F0 वो कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट की रिएक्टेंस जीरो होती है। रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल और एक्सी का रिजल्टेंट जीरो होता है, दैट मींस एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल होते हैं। तो इस केस में रिएक्टेंस जीरो हो जाती है, करंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंपीडेंस का ट्राइंगल बना हुआ है। इंपीडेंस निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। ऐसा इसमें माना गया है कि एक्सएल एक्सी से बड़ा है, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा फेज आपके पास, और आपको मालूम है नेगेटिव फेज में क्या होता है, पीछे हम डिस्कस करके आए। ठीक है ना। तो दिस इज द रिजल्टेंट। जिसमें z है उसमें आपके पास v होगा, v इक्वल्स टू आई जेड। ये वाला जिसमें r है इसमें वी आर इक्वल्स टू आई आर होगा, यानी कि i वाली लाइन यही है। ये वाला जो है इसमें आपके पास v जो है वो आई एक्स होगा। आई एक्स का मतलब हो गया आई एक्सएल माइनस एक्सी, ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो आई वाली लाइन ये है, दिस इज द लाइन फॉर आई। इसमें आई प्रेजेंट है आपके पास, ये आई वाली लाइन है आपके पास, तो वोल्टेज लीड कर रही है। यही अगर एक्सएल एक्सी से छोटा हो जाएगा तो वोल्टेज लैग करने लगती है। इस तरह से ये हमारे पास सर्किट एनालिसिस आ जाता है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए इसके। चलिए आगे देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है। ये वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट की तरह यूज किया जाता है। अब ये वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट क्या होता है, मैं हर चीज तो इसमें से एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको लेकिन वेरिएबल ट्यून्ड सर्किट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। घर पे आप टीवी देखते हो, जब आपका मन होता है तो आप सोनी देख रहे होते हो, जब मन होता है तो किसी और चैनल पे चले जाते हो, और चैनल पे चले जाते हो, एंड सो। ये चैनल आप चेंज करके क्या करते हो, यही ट्यूनिंग करते हो। बहुत ढेर सारे करंट्स आपके पास टीवी तक पहुंच रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। उसमें एक एलसीआर सर्किट लगा है, मान लो। उस एलसीआर सर्किट में हमने एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है। जो करंट उस फ्रीक्वेंसी पे आता है उसे ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, अपने अंदर से पास कर देता है। बाकी करंट जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती उनके लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जबकि जिसके साथ मैच कर रहा है, जिसके साथ रेजोनेंस में आ रहा है, उसको आसानी से पास करने देता है। तो जो डोमिनेटिंग करंट जाता है उसी का सिग्नल सबसे स्ट्रांग होता है, और वही सिग्नल हमारे को टीवी पे ऑडियो वीडियो फॉर्म में विजुअलाइज होता है और सुनाई देता है। तो ये वेरिएबल ट्यून सर्किट है। ऐसे ही इसका इस्तेमाल लो पास, हाई पास, बैंड पास, मतलब आप समझ लो जो सी फ्रीक्वेंसी हमें पास करानी है, हम एलसीआर सर्किट के लिए कई करंट है हमारे पास, उसमें से हमें किसी एक को पास कराना है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले को पास कराना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेजोनेंस सेटअप कर देंगे उस पर। इसी तरह और आप यूजेस समझ सकते हो, जिनको आगे धीमे धीमे इनमें से कुछ चीजें आप समझ जाओगे। तो ये बेसिकली यूजेस हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सेशन पे आ जाते हैं अपने, जल्दी से कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करें। इन एन LCR circuit, the voltage across each of the components LC and R is 50 volt. The voltage across LC combination is कितनी, ये आपको बताना है। तो बच्चों जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए आप, क्विक एंड फास्ट। वैसे तो वेक्टर फेजर डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको बता देना चाहिए था। इधर होता था VL, इधर होता था VC, इधर होता था VR। VR वाली लाइन जो है वही I वाली लाइन भी होती थी हमारे पास, I। अब इसकी वैल्यू भी आपको 50 दी है, इसकी वैल्यू भी 50 दी है, और इसकी वैल्यू भी 50 दी है, सब वोल्ट में, वोल्ट
वोल्ट वोल्ट। तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी अक्रॉस एलसी, पूरे के अक्रॉस पहुंचा होता तो जीरो हो जाता। यहां पे गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। एक वेक्टर समझ लो ये हो गया 50 यूनिट्स का आपका जो पॉजिटिव वाई में डायरेक्टेड है, एक वेक्टर ये हो गया जो नेगेटिव वाई में है 50-50 का, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया, हमें सिर्फ 50 मिल रहा है। सी इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद भी बच्चे कई बार इसे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको दिखाई देता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और ऐसे केस में उनको मालूम है कि इन दोनों के अक्रॉस कंबाइंड रिजल्ट जीरो होता है, तो वो गलती से जीरो लिख देते हैं। तो उतना एक्साइट मत होइएगा, आसानी से इसे कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, if the value of RMS current is 2.2 ampere, the power factor of the box is, box ये बना है, this is the box, रेड से शेड कर दे रहा हूं, केयरफुल रहिएगा। इस बॉक्स के लिए पावर फैक्टर पूछ रहा है आपसे। तो जल्दी से कंक्लूड कीजिए कि इसका पावर फैक्टर कितना होगा आपके पास। cos फाई की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, cos फाई की वैल्यू आपको कंक्लूड करनी है। इसे आप प्रैक्टिस करोगे, ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, नेक्स्ट क्लास में ही आपसे जो है इसी क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। दिस यू विल डू ऑन योर ओन, ठीक है ना। इतना पढ़ाया है, अगर कोई चीज दिमाग से स्किप भी हुई है तो आप इसको देख लो, मैं डेफिनेटली अगली क्लास में ये क्वेश्चन जो है ले लूंगा। चलिए ये वाला देखिए, in a circuit E equals to 200 cos 314t and I equals to sin 314t plus pi by 4. Their vector representation is, आपको E versus I के लिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो जल्दी से देखिए इनमें से कौन सा होगा। केयरफुल रहिएगा, इसमें भी गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, आप मत कीजिएगा गलती। देखो सबसे पहले तो काम करते हैं, केयरफुल रहो। यहां पे ये कॉस में दिया है और ये साइन में दिया है, हम कंफर्टेबल है, सारी पढ़ाई हमने साइन में की है तो इसको साइन में चेंज कर लो, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। नहीं तो दूसरे को आप कॉस में भी चेंज कर सकते हो। E इक्वल्स टू 200, कॉस की जगह मैंने साइन लिखा, 314t प्लस पाई बाई 2। हमें मालूम है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा और साइन थीटा प्लस 90 एक ही बात है, तो ये कॉस का टर्म हो गया। और अब आई को देखो, आई आपको गिवन ही है, आई में कोई चेंज हमें करना नहीं है, सिर्फ लिख दे रहे हैं उसे, साइन 314t प्लस पाई बाई 4। अब जब हमने देखा तो किसका फेज एंगल बड़ा दिख रहा है आपको, साइन का या कॉस का, कौन लीड कर रहा है? तो क्लियर हो गया कि ई लीड कर रहा है। ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से हमें क्लियर है कि ई लीड्स आई बाय कितना एंगल, बाय पाई बाय 4। तो इसका मतलब है अगर मैं आई से ई के लिए चलूं, फ्रॉम आई टू ई, तो क्या होना चाहिए, एक इसे एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और कितने एंगल पे होना चाहिए, पाई बाय 4 पे। तो यही हमें चेक करना है कि आई से अगर हम ई जाएं, जैसे मैं सेकंड वाले, पहले तो ये तो रिजेक्ट हो गया, एंगल ही अलग अलग है आपको दिख रहा है। अब मैं आई से ई के लिए चलता हूं, पाई बाय 4 का एंगल तो आया लेकिन सिंस क्लॉकवाइज आ गई, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आई से ई के लिए चला, एंगल पाई बाय 4 है और सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो यही वाला मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारे पास आज का सेशन हमारा ओवर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्लास में वो जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है उसको लेकर के हम आगे चलेंगे और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विश यू हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।